नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे पर आज सुबह रवाना हो गए। उनके दौरे का पहला पड़ाव अमेरिका है। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। साथ ही वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यात्रा से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमेरिका में मुझे बिजनेस लीडर्स से मिलने, भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही मिस्र का काफी अहम माना। तो पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा है। 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 21 जून को यानी योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से बाहर रहेंगे और अमेरिका में रहेंगे और योग दिवस के समारोह में वो हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जैसा कि ज्ञात हो, आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाने से पहले जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट से ही उनके व्यस्त रहने की, मसरूफ रहने की जो बात है वो सामने निकल कर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका में मुझे बिजनेस लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, साथ ही भारतीय समुदाय से बातचीत करने का अवसर प्रदान होगा और इसके अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों से, थिंकर से मिलने का मौका मिलने वाला है। तो इस तरह से समझा जा सकता है प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है 21 से 23 जून तक अमेरिका का, वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी पीएम मोदी व्यस्त रहेंगे। इस दौरे से जुड़ी हुई कई और जानकारियां लेने के लिए हम रुख करेंगे अपने साथी शैलेंद्र वांगू का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, ये समझना चाहेंगे पीएम मोदी का जो दौरा हो रहा है कल, चूंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और शायद मैं गलत ना हूं तो ऐसा पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री 21 जून को मुल्क से बाहर रहेंगे और अमेरिका में रहेंगे। तो ये दौरा कितना अहम है भारत के लिए, और प्रधानमंत्री की अगर मसरूफियत के बारे में पूछें तो ये 21 से 23 के अमेरिका की व्यवस्था यानी बिजी उनके रहने का शेड्यूल क्या है, सबसे पहले बताइए, फिर मिस्र के दौरे के हवाले से भी बात करेंगे। जी सना, बिल्कुल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं अपने 2 देशों के दौरे पर, जिसकी शुरुआत अमेरिका से होगी और अमेरिका में वो 21 से 23 जून तक अमेरिका के स्टेट विजिट पर रहेंगे पीएम मोदी। और इस दौरान जो पहला कार्यक्रम जो होगा, जो पहला इवेंट होगा, वो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि यूएन हेडक्वार्टर्स में योगा डे को लीड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ये पहली बार होने जा रहा है। आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा कि भारत का ही प्रपोजल था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाए, जिसको तमाम मुल्कों ने जिसको समर्थन दिया था। और उसी जगह पर आज प्रधानमंत्री मोदी कल जो है वो योग को लीड करेंगे और ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें करीब 180 देशों से ज्यादा के जो लोग हैं वो योग करेंगे, जिसमें न सिर्फ आम लोग होंगे बल्कि उसमें डिप्लोमेट्स होंगे, कल्चरल आइकॉन्स होंगे, तमाम तरह के ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद न्यूयॉर्क से रवाना होंगे प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी के लिए, जहां पर उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होगी और तमाम जो इश्यूज हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो टाइज हैं उनको मजबूती देने के लिए और खासतौर से अमेरिकन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में मजबूती और साझेदारी जो है, जो कोलैबोरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको मजबूत करने के लिए भी बातचीत होगी। और इतना ही नहीं, इसमें इस दौरे पर प्रेसिडेंट बाइडेन और जिल बाइडेन जो उनकी पत्नी है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एक स्टेट डिनर भी रखा है, जिसके बाद उनकी अगले दिन यानी कि 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। वहां पर उनकी बायलैटरल बातचीत होगी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ में, तमाम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा होगी। और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी यूएस कांग्रेस यानी कि यूएस संसद को भी, उसके साझा सत्र यानी ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित करेंगे। और ये पहली बार होगा कि कोई स्टेट लीडर जो है वो दूसरी बार एड्रेस करेगा यूएस की संसद को। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से भी
संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और हर बार ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के जो लोग वहाँ उस देश में रहते हैं उनसे वो इंटरेक्ट जरूर करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट विजिट है प्रधानमंत्री मोदी की, जिस दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों पर चर्चा होगी। जैसे पीएम मोदी ने खुद भी कहा है कि जो ये कोलैबोरेशन है, जो ये टाइज है, ये बेस्ड है और डेमोक्रेसी की जो ये संबंध है ये बहुत मजबूत है और इस वजह से ये और ज्यादा मजबूत होगा। बिल्कुल, तो पॉइंटर्स के जरिए भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और शैलेंद्र वांगू भी ये बता रहे हैं कि ये दौरा इस वक्त मौजूदा दौर में कितना अहमियत रखता है प्रधानमंत्री का और अमेरिका का। इसके अलावा चूंकि हम जानते हैं, जैसे कि शैलेंद्र ने कहा कि 21 से 23 तक ये अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले ही रवाना हुए अमेरिका के दौरे पर। वहीं दूसरे देश मिस्र के दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र का दौरा ये कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, इस हवाले से क्या जानकारी और कितना महत्वपूर्ण है ये मिस्र का दौरा, शैलेंद्र? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका का दौरा खत्म करेंगे 23 जून को, जिसके बाद वो वहां से रवाना होंगे मिस्र के लिए। 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है और आपको बता दें कि ये पहला दौरा होगा पीएम मोदी का इजिप्ट के लिए, जहां पर उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी से होगी। आपको याद होगा कि इस साल 26 जनवरी के परेड पर मिस्र के राष्ट्रपति ही चीफ गेस्ट थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह के संबंध भारत और इजिप्ट के बीच में है और कुछ ही महीनों के अंदर ही दूसरी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के बीच में। और इस दौरान जो आखिरी विजिट हुआ था इजिप्ट के प्रेसिडेंट का, उस दौरान भारत और इजिप्ट के जो संबंध है उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप था। दूसरी अहम बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जो रह रहे भारतीय समुदाय है उनसे भी, इंडियन डायस्पोरा जो इजिप्ट में रहता है उनसे भी वो प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। और एक वॉर मेमोरियल भी वहां पर है इजिप्ट में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, जिसमें करीब करीब 4000 भारतीय सैनिक जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो लड़े थे उनको वो श्रद्धांजलि देंगे। जी, तो ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 से 23 जून तक अमेरिका में रहेंगे, फिर मिस्र के दौरे पर जाएंगे। 2 दिन का मिस्र का दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके इस दौरे को काफ़ी अहमियत की हामिल के तौर पर देखा जा रहा है। काफ़ी अहमियत इस दौरे की देखी जा रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुल्क के सबसे बड़े लीडर अगर किसी देश का दौरा करते हैं तो जाहिर सी बात है कई मुद्दों पर भी चर्चा होनी संभव, जैसे कि अब से कुछ देर पहले शैलेंद्र वांगू भी इस पर रोशनी डाल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री अब मोदी का ये दौरा जो है वो काफी अहमियत का हामिल है। आज के एजेंडा में इस पर हम बात कर रहे थे। इसके अलावा एक और खबर है, आगे बढ़ेंगे। सांबा से खबर है जम्मू कश्मीर के, जहां पर बीती रात बस नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 19 लोग घायल हुए हैं। घायलों में प्रवासी मजदूर, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घायलों को ट्रॉमा हॉस्पिटल घगवाल पहुंचाया गया है। कुछ की हालत गंभीर थी, जिन्हें जीएमसी जम्मू तो कुछ को जिला अस्पताल सांबा रेफर कर दिया गया है। बस कश्मीर के लिए बताया जा रही थी। बस पर सवार सभी मजदूर ईंट भट्टे पर काम करते हैं। एक मजदूर ने बताया कि यह हादसा बस के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। बस घगवाल के सामोत्रा छन्नी गांव से निकलते ही नहर में जा गिरी। ड्राइवर ने ये छोटा रास्ता है उसमें से ले रहा था, शराब पीकर बहुत शराब पिया था, इसलिए वो जाकर ना उसमें डाल दिया। और ना उसमें बहुत ओवरलोड किया था, बंदे भी बहुत डाल दिया था उसके अंदर में, बस अंदर में बहुत गाड़ी डाल दिया था। इन्फॉर्मेशन हमें पहले आ गई थी 9:30 PM पे कि एक बस एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। उस पर हमने मैक्सिमम यहाँ पे स्टेबल किए हैं, फर्स्ट एड उनको दी है और मैक्सिमम पेशेंट स्टेबल हैं, हमारे पास एडमिट हैं। 4 पेशेंट हैं, इनको थोड़ी सीरियस इंजरीज हैं, उसकी वजह से हमें उनको जीएमसी जम्मू और 2 प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको हमें शालामार हॉस्पिटल फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए रेफ़र करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट हमने यहाँ पे स्टेबल किए हैं और एडमिट रखे हैं हमारे पास। और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सांबा में बीती रात एक बस नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 19 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को ट्रॉमा अस्पताल घगवाल पहुंचाया गया पहले, फिर उसके बाद देखा गया कि कुछ की हालत गंभीर है, कुछ की हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया, तो कुछ को जिला अस्पताल सांबा मेडिकल
अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये बस कश्मीर के लिए जा रही थी। बस में तमाम जो सवार मजदूर थे वो ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे। एक मजदूर का रद्द-ए-अमल प्रतिक्रिया हमने आपसे कुछ देर पहले आपको सुनाई, जिसमें वो कहता हुआ दिखा कि बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। एक्चुअली ये हादसा कैसे हुआ हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं सांबा से। श्याम, ये बताइएगा कि एग्जैक्ट कितने बजे की ये घटना है। और हम ये देख रहे थे कि एक मजदूर की तरफ से कहा जा रहा था कि बस ड्राइवर की शराब पीने की वजह से यह हादसा हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिली इस हादसे से जुड़ी हुई? जी सना, मैं पहले ये बता दूं कि सांबा जिले के गगवाल तहसील का ये इलाका है, समोत्रा शन्नी का गांव है। वहाँ ये सारे जो प्रवासी मजदूर थे ये ईंट के भट्ठे पे काम करने वाले थे। और यहाँ से ये सीजनली क्या करते हैं, यहाँ पे जब काम के खत्म होता है तो उसके बाद यहाँ से इनको कश्मीर जाना होता है। वहाँ पे ईंट के भट्टों पे काम करते हैं। तो जैसे बस वहाँ पर पहुंची और बस ने इनको बिठाया, इन्होंने सामान लोड किया वहाँ पे। और जैसे ही वहाँ से निकले, तकरीबन अगर हम बात करें 9 और 9:30 बजे का टाइम था ये समोत्रा शन्नी का देर रात का। और जैसे ही बस वहां से निकली तो लिंक रोड था और उसको क्रॉस कर रही थी। फिर अचानक जो है ड्राइवर की तरफ से बस से निरंतर जो है वो को बैठता और बस जो है नहर में जा गिरती है, जिसमें अभी तक जो जानकारी जो हमारे पास पहुंच पाई है 50 के करीब जो लोग थे, मजदूर थे, इसमें सवार थे। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। और जैसे ही बस नहर में गिरती है तो अफरा तफरी का माहौल, चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं, बीच में बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो आसपास के गांव के लोग थे वो पहुंचे और साथ ही जो मजदूर थे इस गाड़ी में सवार, उन्होंने भी कोशिश की, जो ठीक थे, जो ठीक हालत में थे वो बाहर निकले। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े और जो घायल मजदूर थे उनको बाहर निकाला। और उसके बाद पुलिस को कॉल किया, हॉस्पिटल में बात की और फिर वहां पे मौके पे अगर हम बात करें तो गाड़ी पहुंची, पुलिस भी पहुंची वहां पे और एम्बुलेंस भी वहां पे पहुंची और एक करके एक मजदूरों को बाहर निकाला। और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी मजदूरों को ट्रॉमा हॉस्पिटल जो गगवाल में है वहां पहुंचाया। वहां जो उपचार इनका वो है वो राखो किया गया था। उसके बाद जिनकी हालत गंभीर थी उनको जीएमसी जम्मू भेजा गया। और साथ ही कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको, महिलाएं थी जिनको जिला हॉस्पिटल सांबा में भेजा गया। और तमाम जो अगर हम बात करें, क्या ये पता चल पाया कि हादसा क्यों पेश आया, कैसे पेश आया? जैसे कि एक प्रतिक्रिया हम देख रहे थे मजदूर की तरफ से, वो ड्राइवर चालक के बारे में बता रहा था कि उसने शराब पी रखी थी, इस वजह से हादसा पेश आया। क्या यही वजह है श्याम? बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस जब मौके पे पहुंची और जैसे ही पुलिस ने इनसे बात की, जो मजदूर घायल हुए थे उन्होंने साफ तौर पे बताया और मीडिया से भी बात की, उन्होंने हमसे भी बात की। मजदूर ने बताया कि जो ड्राइवर था, हम उसकी पहले ही हालत देख रहे थे कि वो गाड़ी चलाने की अवस्था में नहीं है। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, वो भी जख्मी है श्याम? नहीं, ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो चुका है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है और मजदूर जो है वो मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए। और ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, उसी के कारण ये हादसा जो हुआ है। और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इसके ऊपर हादसे को लेकर जो है कार्रवाई वो शुरू कर दी है। तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चालक अभी भी फरार है, मौके वारदात से फरार हो गया है। और जो घायल लोग हैं उनका उपचार चल रहा है अस्पताल में। बहुत शुक्रिया श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें। विदेशी पर्यटकों की बढ़ रही है संख्या, सदियों पुराने बंधन को कर रहे हैं पुनर्जीवित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां से ये खबर खुशाइंद आ रही है कि विदेशी पर्यटक जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है। सदियों पुरानी जो रिवायत थी उसे कहीं ना कहीं पुनर्जीवित किया जा रहा है। 15,000 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने दौरा किया है। जनवरी से 19 जून तक आपको बता दें कि 15,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, जो कि खुशाइंद बात है। साल के अंत तक का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में G20 की टूरिज्म की बैठक हुई थी, जिसका अहम मकसद टूरिज्म ही था। और उस वक्त ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट हैं, जो विदेशी टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या में इजाफा होगा इस बैठक के बाद, इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बाद। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत माना जा सकता है कि हो चुकी है। आपको बता दें
कि जनवरी से 19 जून तक 15,000 पर्यटक आए हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर। विदेशी पर्यटक हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस मागरे जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, ये खबर कब सामने आई और इस खबर को कहीं ना कहीं G20 की जो अहम मीटिंग थी, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फॉरेन टूरिस्टों की जो इनका फ्लो है वो बढ़ रहा है, जो कि एक खुशाइन बात है। और सदियों पुरानी ये रीत थी, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आते थे और यहाँ पे एक बड़ा जो है उनका फ्लो देखा जा रहा था। लेकिन धारा 370 और फिर कोविड पैंडेमिक के बाद इनका यहाँ पे आना जो है वो कम हो गया था। लेकिन अब हाल ही में जिस तरह से G20 इवेंट सक्सेसफुली यहाँ पे कंक्लूड हुआ और उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट की कोशिशें है यहाँ पे फॉरेन टूरिज्म को रिवाइव करने की, वो कहीं ना कहीं जो है वो सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। उनके जो एफर्ट्स है वो आज रंग ला रहे हैं और यही वजह है कि जैन से जून तक अभी तक जो है 15,000 से भी ऊपर जो है वो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो अगर हम पिछले जनवरी और जून की बात करें तो तब यहाँ पे लगभग 4,000 के आसपास जो है वो फॉरेन टूरिस्ट आए थे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है, जिस तरह से फॉरेन टूरिज्म को रिवाइव किया जा रहा है, जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, वो भी सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ यहाँ पे हम लोकल टूरिस्ट बल्कि जो फॉरेन टूरिस्ट है उनकी भी बड़ी संख्या देख रहे हैं। कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है, ये आंकड़ा जो जारी किया गया है वो कब जारी किया गया, और इस आंकड़े पर अगर मकामी राय की जानने की कोशिश करें, उनकी राय, और साथ ही साथ रियासती जो लीडरान हैं उनकी राय क्या कुछ है, इस हवाले से कुछ इत्तला मिल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो लगातार यहाँ पे इवेंट्स करा रहे हैं। जिस तरह से G20 के बाद लगातार हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो आए दिन यहाँ पे इवेंट करता है। यहाँ पे फॉरेन इवेंट्स भी, फॉरेन टूरिस्ट्स को भी यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है। और जो यहाँ पे सक्सेसफुली G20 इवेंट यहाँ पे हाल ही में हुआ है, उसके बाद जो है ये संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है जो फॉरेन टूरिस्ट्स की है। और लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है वो भी काफ़ी खुश है। और का भी यही मानना है कि अगर इस तरह से टूरिज्म जो फॉरेन टूरिस्ट का फ्लो यहाँ पे बढ़ रहा है वो उनके लिए खुशाइन बात है और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जितने भी हमारी बात हुई स्टेक होल्डर से, तो वो सब यही दुआ कर रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो कश्मीर का रुख करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल्स के साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1-2 दशक की बात करें, यानी कि 90s की बात करें, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है वो फॉरेन टूरिस्ट का फ्लो होता था। लेकिन उसके बाद जो है वो ये धीरे धीरे कम हुआ था। लेकिन अब गवर्नमेंट की एफर्ट्स के साथ ही दोबारा से ये बॉन्ड जो फॉरेन टूरिज्म और कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये फिर से रिवाइव हो रहा है और फिर से बड़ी तादाद में जो है फॉरेन टूरिस्ट तकरीबन 6 महीने में 15,000 से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, जो कि खुशाइन बात है। पिछले महीने हमने देखा था कि G20 समिट हुई थी और उस समिट पर खास जो मरकज था वो यही था कि फॉरेन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर, अगर कश्मीर की बात करें, घाटी जन्नत है और जन्नत की तमाम खूबसूरती को दिखाने की उन मंदुबीन को, उन प्रतिनिधियों को कोशिश की गई थी। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि रईस की, जैसा कि अभी 15,000 आए हैं 6 महीने में, तो क्या ये माना जा सकता है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आंकड़ा या फिर अंदाजा लगाया गया है कि पूरे साल में कितने ये फॉरेन टूरिस्ट के आंकड़े और तादाद बढ़ सकती है? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या ये इस पर भी ध्यान देने की कोशिश की जा रही है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई बार मांगे की गई हैं कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है दूसरे ममालिक की जम्मू कश्मीर को लेकर, उस ट्रैवल एडवाइजरी को वापस लिया जाए। इसको लेकर स्टेक होल्डर्स का क्या कुछ कहना है, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो लगातार कोशिशें कर रहा है कि टूरिज्म को रिवाइव किया जाए। जिस तरह से उन्होंने सक्सेसफुली जो लोकल टूरिज्म है उसको रिवाइव किया है और अब उनकी कोशिश है कि फॉरेन टूरिज्म को भी रिवाइव किया जाए, जो कि कोशिशें जारी है और जिसमें उनको जो है वो कामयाबी मिल रही है। यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे जो है एक अच्छा फ्लो फॉरेन टूरिस्ट का भी देख रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम ट्रैवल एडवाइजरी की बात करें तो यकीनन जिस तरह से G20 इवेंट हुआ है, यहाँ सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है, तो उसके बाद बहुत
सारे ऐसे ममालिक थे जिन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जो है जो कश्मीर आने पे जिन्होंने रोक लगाई थी, जहाँ लोग यहाँ आने से डरते थे। अब यहाँ के जाने के बाद जो है अभी इस इवेंट के बाद जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ये इवेंट जो है वो कंक्लूड हुआ, तो उसके बाद देखा जा रहा है कि अच्छी खासी तादाद में जो है वो फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे जो है की संख्या में ये इजाफा देखा जा रहा है। तो इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर को लेकर उसमें भी तब्दीली आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, क्योंकि अब ये आंकड़ा कम नहीं बल्कि बढ़ेगा ही। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की शिमला से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग का एक और पेपर लीक मामले में लाइनमैन का पेपर लीक हुआ था जिसमें विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये मामला किन किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है उसकी जानकारी आपको दे दे। धारा 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पेपर लीक में 5 लोगों की भूमिका आपको बता दें कि सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग का एक और पेपर लीक हुआ, लाइनमैन का पेपर लीक हुआ था और इसी मामले में अब धाराएं लगाई गई हैं, मामला दर्ज हुआ है। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक के मामले में वो आपको बताते चलें। धारा 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले के तहत ये मामला दर्ज किया गया। राजेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं शिमला से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, सबसे पहले तो ये कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक हुआ वो कब हुआ और कितने दिनों के बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है, धाराएं लगाई गई हैं, बताइएगा। सना, इस पूरे मामले में अब तक 11 कुल मिलाकर पेपर लीक हो चुके हैं और 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं। जब से खुलासा पेपर लीक का कर्मचारी चयन आयोग में हुआ था उसके बाद एक के बाद एक पेपर रडार में आते गए और जांच उनकी होती गई और अब ये 11वां पेपर है। कुल मिलाकर 11वीं परीक्षा है जिसको लीक होने का मामला सामने आया है। सूचना पुलिस को मिली थी, जो SIT विजिलेंस की विशेष टीम गठित की है उसको ये थोड़ी भनक लगी, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और अब ये FIR कंफर्म हो चुकी है कि ये पेपर लीक हुआ है, एविडेंस उनके हाथ में लगे हैं और अब ये FIR दर्ज की है। तो कुल मिलाकर 10वीं FIR ये कर्मचारी चयन आयोग में है और 11वां ये पेपर लीक है। दरअसल लाइनमैन की ये जो परीक्षा थी ये 971 पोस्ट कोड था, उसके तहत ये परीक्षा हो रही थी और इस परीक्षा को कुल 738 उम्मीदवारों ने अभ्यर्थियों ने इनका चयन हो गया था और 25 से 30 नवंबर 2022 में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई थी। तो पूरी प्रोसेस में इसमें हो चुका। मई 2022 में ये जो परीक्षा थी ये कंडक्ट की गई थी। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ा ये ब्रैकेट धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक के मामले खुलते जा रहे हैं और FIR इसमें दर्ज हो रही है। और सब मामलों में जो पूर्व सचिव कर्मचारी चयन आयोग के थे वो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, उनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं। इसके अलावा जो सीनियर असिस्टेंट वो लगातार मामलों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ एविडेंस है और उनके पड़ोसी जो पिछले कुछ मामलों में आरोपी रहे हैं उनका भी नाम इस मामले में भी उनका नाम रहा है। तो ऐसे में अब एक बार दोबारा से, क्योंकि जमानत पर वो रिहा हो गए थे, कुछ दिन पुलिस रिमांड में रहे, उसके बाद न्यायिक हिरासत में रहे, जो दोनों पड़ोसी हैं उमा आजाद के, उन दोनों का नाम इस मामले में भी है। तो अब दोबारा से पुलिस ने इस मामले में भी अब उनको हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर दी है, पूछताछ शुरू हो गई है। अब दरअसल ये पूरा मामला का खुलासा तब हुआ जब एक अभ्यर्थी के बारे में सूचना मिली कि इन्होंने जो बोर्ड में लाइनमैन का पेपर था वो कहीं से लीक करवाया है और बिल्कुल इस हवाले से जानकारी मिली, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं परतें खुल रही हैं और लगातार पेपर लीक के हवाले से मामले दर्ज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आगे भी जुड़ेंगे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ 18 के लिए नमस्कार।